जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे बच्चों। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। कल हम एक सवाल कर रहे थे, उसी को ही मुकम्मल करेंगे। और सारी एंट्रीज़ भी रिवाइज़ कर लेंगे इंशाल्लाह और फिर आगे बढ़ेंगे। कंट्रोल अकाउंट्स के बैलेंसेस थे, मैं सारी की सारी एंट्रीज़ दोबारा से हाईलाइट करने लगा हूँ। जिसने नहीं भी लिखी हुई तो वो भी साथ लिख सकता है। बल्कि पहले थोड़ी सी रिवीजन यहाँ से कर लेते हैं। टी अकाउंट्स थे हमारे, मटेरियल का, पेरोल, एफओएच। सबसे पहले हम ख़रीद रहे थे मटेरियल डेबिट कैश क्रेडिट, पहले नंबर वाली एंट्री। फिर हमने पेरोल जो पे की, पेरोल की एंट्री, पेरोल अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, हर किस्म की पेरोल, चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा, एफओएच डेबिट कैश क्रेडिट, डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, एफओएच डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। हमने जस्ट एक्सपेंस को क्या करना है, उसका नाम चेंज कर दिया और क्या बोल दिया, एफओएच बोल दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज। नेक्स्ट, हमारे पास दो किस्म के मटेरियल, एक मटेरियल डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट मटेरियल है उसको हमने किधर लेकर जाना है, वर्क इन प्रोसेस में। तो एंट्री क्या बन गई, WIP डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। ये इधर से इधर आ गया। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर भी इधर लेकर आनी है, तो WIP डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट। ये वर्क इन प्रोसेस में दो चीज़ें आ गई। जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट मटेरियल की मिसाल क्या दी थी मैंने, ये डाइस बना रहे थे, मशीनरी वगैरह के अंदर लगने वाली ग्रीस, मशीनरी वगैरह में लगने वाला ऑयल, जो कि डायरेक्टली हम ट्रेस नहीं कर सकते। इस प्रोडक्ट के लिए, जो सी भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए जो ट्रेसेबल नहीं है वो क्या होगी, इनडायरेक्ट मटेरियल। समटाइम्स डायरेक्टली लग भी रहा होता है इसको, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी कम होती है या वो ट्रेसेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको भी क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्योंकि अल्टीमेटली तो खर्चा घूम फिर के वर्क इन प्रोसेस में पहुंच ही जाना है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ तो वो किधर चला जाएगा, फैक्ट्री, एफओएच डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। जो पेरोल होगी, इनडायरेक्ट पेरोल, कौन कौन से बंदे होंगे, सुपरवाइजर, मैनेजर, गार्ड्स, स्टोर कीपर, जो डायरेक्टली ये चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, वो सारे के सारे पर्सन इनडायरेक्ट कंसिडर होंगे और उन सबको क्या बोलेंगे हम, फैक्ट्री ओवरहेड्स। लिहाजा उनकी पेमेंट को उठाकर किधर ले जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। एफओएच डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट, ये वाला अकाउंट खत्म, खाली। प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट बनाने के खर्चों में कौन कौन से खर्चे शामिल थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस की मिसाल दी थी, मशीनरी, कोई स्पेशल ऑर्डर वगैरह के लिए कोई मशीनरी रेंट पर ले लेते हैं हम, तो वो रेंट डायरेक्टली रेट कर रहा है उन प्रोडक्ट से,
इस वजह से उसको क्या बोल देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो उसकी डायरेक्टली एंट्री पास कर लेते होते हैं WIP डेबिट और कैश क्रेडिट, डायरेक्ट एक्सपेंस की। फैक्ट्री ओवरहेड को खींच कर लेकर आना है कहां से, फैक्ट्री ओवरहेड से निकालकर यहां पर, और ये एस्टिमेटेड बेसिस पर लेकर आना है। कैलकुलेशन बाद में डिस्कस करते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, इधर से निकालकर यहां पे लाने की, WIP डेबिट और FOH क्रेडिट। यहां पर कोई भी प्रोडक्ट बन रही है तो उसकी कॉस्ट इकट्ठी हो गई, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल भी आ गया, डायरेक्ट लेबर भी आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ गया। इन तीनों को इकट्ठा करें तो क्या बोलते हैं, नहीं अल्फाज नहीं सुने आपने। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने पढ़ा हुआ है। इन तीनों को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, प्राइमरी कॉस्ट क्या बोलते हैं। हाँ, ये चीज पहले नहीं बताई थी मैंने, नहीं बताई थी ना, नहीं डिस्कस की थी, 2 दिनों में नहीं डिस्कस की। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस आर इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट। लिख लें, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। अब हर खर्चों के मुख्तलिफ नाम हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी जोड़ दें तो एक नाम चेंज हो जाता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इकट्ठे करें तो क्या बन जाता है, प्राइम कॉस्ट बन जाता है। इस प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ऐड कर दें तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट बन जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। COGM स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, अब चीजें बन गई, उनकी कॉस्ट डिटरमिन हो गई, और एंट्री क्या हो जाएगी फिर, फिनिश गुड में ट्रांसफर कर देना, फिनिश गुड डेबिट और WIP क्रेडिट। फिर यही वाली चीजें बिक जाएंगी तो जी बेटा, बेटा ये सिर्फ पहले दिन ये लिखा हुआ आपको मिला है, उस दिन मेरे पास लैपटॉप नहीं था। आइंदा सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, और जो सी चीज़ एक दफ़ा लिखी गई है वो तो दोबारा से रिपीट होगी ऑब्वियसली। अगर मैं रेपिटेशन कर रहा हूँ तो आइंदा से जो सी चीज़ होगी वो सवाल भी लिखा हुआ बस होगा, आंसर पूरे का पूरा हुआ करेगा। लेक्चर के अंदर जो सी चीज़ लिखनी है, जो आपने भी लिखनी है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो लिख के ही क्या करूँगा, लिखी हुई चीज़ पहले से नहीं हुआ करेगी। क्या? हाँ, लाइव ही लिखा करूँगा। वो कल परसों भी तो लाइव ही लिखा, ये सिर्फ एक दिन हुआ, पहले दिन हुआ। मेरे पास लैपटॉप दूसरा था, मैंने कहा कि जी क्लास पढ़ानी है, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं क्लास ही छोड़ दूँ। ठीक, आप आगे देखेंगे बिल्कुल पूरा सवाल सॉल्व हुआ करेगा। कल सवाल आधा सॉल्व किया ना, ठीक है। अब बाकी का सवाल अभी आज सॉल्व करना है हमने। और कोई चीज़ परेशान नहीं होना, हमने पूरी क्लास भी लेके चलना है, और आप लोगों की बिल्कुल बजा है। जो सी चीज़ पहले से एक चीज़ लिखी हुई थी तो ऑब्वियसली उतनी समझ नहीं लगती जितनी अच्छी समझ लगती है जब मैं लिख रहा हूँ। आई नो दैट, परेशान नहीं होना। फिनिश गुड में चीज़ें आ गई तो एंट्री, फिनिश गुड डेबिट, WIP क्रेडिट। फिर ये बिक जाएगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट, डन। अगली एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, पता नहीं क्या पढ़ी थी, पिछले लेक्चर में जाना पड़ेगा। अंडर और ओवर एब्जॉर्ब की कहानी पढ़ी थी, ठीक, ऐसा भी कुछ पढ़ा था। उसके लिए पिछले लेक्चर में जाना पड़ जाएगा मुझे। ओहो, PDF चेंज करना पड़ेगा ना। ये था पिछला लेक्चर जिसके अंदर मज़ीद कहानियाँ थी। अंडर और ओवर की, कुछ बच्चे असल में चेहरे नए थे, इस वजह से सारी की सारी बातें मैं दोबारा से कर रहा हूँ, नहीं तो मैंने अगला सवाल शुरू कर देना था आपके साथ ही। ये वाला खर्चा जो अभी हमने
देखा फैक्ट्री ओवरहेड का, ये हमने एस्टीमेटेड बेसिस पर बनाया था और कल मैंने आपसे एस्टीमेशन पूछी थी और आपने एस्टीमेशन बताई थी। कितनी एस्टीमेशन लगाई थी? हो पूरी एस्टीमेशन खर्चों की पूरे महीने की। एक मैंने ये बात बताई थी कि हम एस्टीमेट क्यों करते हैं, क्यों करते हैं जी, क्या बताया था? क्योंकि अभी हमें एक्चुअल कॉस्ट का पता ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का नहीं पता, दूसरा हमें यह भी नहीं पता कि हम यूनिट्स कितने बना जाएंगे, वो भी एक एस्टीमेशन है। तो हम एक एस्टीमेशन लगा रहे होते हैं, एस्टीमेटेड फिक्स कॉस्ट भी डिटरमिन करते हैं, और ये मैंने कहा था ये भी एक एस्टीमेट होता है, बाज़ औक़ात इससे चेंज हो जाता है। मिसाल क्या दी थी? अच्छा, जो जुमे वाले दिन हुआ था, जुमे वाले दिन क्या हुआ था जनाब? हमारा ही यहाँ पर एक खर्चा हो गया था ड्यू टू द रेन की वजह से कुछ चीज़ें जल गई थी, एकदम से खर्चा बढ़ गया था, ठीक, जिसको आपने भी ऑब्जर्व किया था। तो 8,50,000 तकसीम 2,000, ये दोनों चीज़ें आपने एस्टीमेट की थी और एक रेट निकाला था 425 रुपये पर। जितने जितने यूनिट्स बनते जाएंगे हम क्या करते जाएंगे? ट्रांसफ़र करते जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में। चलें जी, फिर आपने एस्टीमेट एक और चीज़ की थी, वो क्या की थी? क्या आपने 200 यूनिट्स बना लिए और आप खर्चा क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे, एंट्री पास कर देंगे, WIP डेबिट और FOH। फिर आपने मज़ीद यूनिट्स 500 बनाए, 500 ज़रब 425 खर्चा ट्रांसफ़र कर दिया। फिर आपने 1500 मज़ीद यूनिट्स बनाए, खर्चा ट्रांसफ़र कर दिया। ऑब्वियसली एक और बात मैंने की थी कि डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा भी आ रहा होगा, लेबर का खर्चा भी आ रहा होगा। हमें पहले से पता है एक यूनिट बनाने पर कितना ये डाइस के लिए लकड़ी चाहिए है, तो वो हमने पहले से इशू की होती है, उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें पहले से पता होती है। इसी तरह से हमें पहले से पता है कि ये एक डाइस बनाने के लिए लेबर ने 1000 रुपया लेना है, 1200 लेना है, 500 लेना है, कितना लेना है, ठीक। तो हमें लेबर का भी पहले से पता है, मटेरियल का भी पहले से पता है, और कुछ खर्चे जिनका सही तरीके से अंदाजा नहीं है वो हमने अंदाजा लगा के ट्रांसफर कर ली। अब यहां पर 3 चीजें वही वाली, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स इकट्ठे हो जाएंगे और ये वाली कॉस्ट इधर से इधर पहुंच जाएगी, फिर फिनिश गुड में पहुंचेगी, फिर अल्टीमेटली कहां पर पहुंच जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब यहां पर जो पहुंची है वो कितनी पहुंची है? 9,35,000, जबकि एक्चुअल FOH हमने जो एंट्रीज पास की हुई हैं, FOH डेबिट कैश क्रेडिट, FOH डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, FOH डेबिट मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, अभी ये बात की थी ना इलेक्ट्रिसिटी की, कोई हाल नहीं। अभी वापस भी आ जाएगी, छुट्टी होनी चाहिए थी जैसे बचपन में हो जाया करती थी। पता है अच्छा आपस की बात से जुम्मे को हमने कैसे ऑब्जर्व करना था? जुम्मे का छुट्टी थी। बेटा सारी क्लासेस की छुट्टी नहीं थी, ना ही अब आपको हुआ करेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो मुझे अंदाजा हो गया है। जी सैटरडे आपका दिल करे तो ऑन कर रहे हैं, बिल्कुल करें, आए लाइब्रेरी में बैठें और पढ़ें। इट डिपेंड्स ऑन द टीचर, सैटरडे इज डिपेंड ऑन द टीचर। अगर कोई टीचर बुलाएगा कि आपकी क्लास है तो आप आएंगे, अगर कहीं कोई टीचर कहेगा कि कोई क्लास नहीं है, सारी क्लासेस नहीं है तो नहीं। आप ना नहीं ना बुलाएंगे? मेरा दिल तो नहीं करता बुलाने को। ठीक है सर, ओके, बस सीखो और सही है। चलो जुबानी नहीं सर, चलो मेरे कोई शेयर सुनाओ मुझे, मैं जल्दी जल्दी करो, लाइट जितनी देर तक नहीं आती। जी जी सुनाए सुनाए।
एक मिनट, घर वाले बच्चे भी तो सुन सके ना। चल मेरा मान ना रख, अपनी ही तहरीम का सोच, खुद को यूं सस्ती निगाहों का तमाशा ना बना, कभी उनका नाम लेना, कभी उनकी बात करना, मेरा ज़ौक़ उनकी चाहत, मेरा शौक़ उन पे मरना। वो समझ लगी है वैसे। वो किसी की झील आंखें, वो किसी की झील आंखें, वो मेरी जुनून मिजाजी, कभी डूबना उबर कर, कभी डूबते उभरना। वाह वाह। और शबे हिजर ना पूछ कैसे तेरे मब्तला पे गुजरी, कभी आह भर के गिरना, कभी गिर के आह भरना। वेल डन जी, क्लैपिंग करनी चाहिए भाई के लिए। महसूस करने का शुक्रिया। वैसे ऐसी ब्रेक होनी चाहिए दरमियान में। आखिरी शेर जरा रिपीट कीजिएगा, मुकर्रर आखिरी शेर। और शबे हिजर ना पूछ कैसे तेरे मब्तला पे गुजरी, कभी आह भर के गिरना, कभी गिर के आह भरना। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो तेरी गली के तेवर। ये सीए वालों के लिए था ना। वो आह भर के गिरना और गिर के आह भरना, ये सीए वालों के लिए था। नहीं नहीं, काफी है। बाकी बाद में इंशाल्लाह, नेक्स्ट ब्रेक आधे घंटे बाद इंशाल्लाह। यानी 1 बजे ब्रेक होगी अभी, आप ना आधे घंटे बाद। हाँ इंशाल्लाह ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह। 22 से शायरी हमें एक शायर मिल गया है, बाकी नात खां की हमें तलाश जारी है। ठीक है जी। अच्छा जी, बात ये हो रही थी, बात क्या हो रही थी सर? हाँ हाँ, बस ये बात करके क्वेश्चन मुकम्मल करना है, फिर अगले। ये टेक्नोलॉजी का मसला है कि जी जब तक टेक्नोलॉजी ऑन नहीं होगी तब तक बहुत स्लो है। टेक्नोलॉजी है ना। बजट भी देखना है। अब आपकी जैसे मीर की बीत तो नहीं है ना। इसीलिए हमने स्मार्ट टीवी नहीं रखा। ये ऐसा लगे ऊपर भी खवा देना कैफे में। हाँ ये भी कैफे वालों से रब्ता करें। सर वो क्या बार-बार कहते थे किसी को साथ और नहीं, यहाँ पर बैठ के देख लिया करेंगे मूवी वगैरह कोई। सिग्नल ही नहीं आ रहा, जिसमें कनेक्शन ही नहीं है इंटरनेट। विंडो पी, चलो यस। सो लेट्स स्टार्ट। क्या पढ़ रहे थे हम? पता नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड की रिवीजन थी। अंडर या ओवर एब्जॉर्ब, सिर्फ और सिर्फ एफओएच को डिस्कस किया जा रहा है। मटेरियल और लेबर का खर्चा पहुंच रहा है, लेकिन अंडर या ओवर का मसला किस में है? फैक्ट्री ओवरहेड में। तो सारी प्रोडक्ट की कॉस्ट पहुंचेगी, ये मटेरियल भी पहुंचेगा, पेरोल भी पहुंचेगा, लेकिन इनका प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ठीक जा रहे हैं। प्रॉब्लम है फैक्ट्री ओवरहेड का कि हमने एक्चुअल में खर्चा किया है कितना? 9 लाख, लेकिन हमने प्रोडक्ट का कॉस्ट का पार्ट बना दिया है कितना? 9,35,000। मुख्तलिफ किस्म की रीजंस। एक तो हमने एस्टीमेट लगाया था कि 2,000 यूनिट्स बनाएंगे, हमने बनाए कितने? 2200। ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा हो जाएगा कुछ, तो खर्चा ज्यादा हुआ। पहुंचते पहुंचते 9,35,000 प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनकर यहां पर पहुंचा।
एक्चुअल खर्चा कितना है 9 लाख, तो मींस कॉस्ट ऑफ सेल्स में एफओएच का पार्ट कितना होना चाहिए 9 लाख। एफओएच का पार्ट कितना होना चाहिए 9 लाख। तो फिर क्या किया जाए, कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या कर दिया जाए क्रेडिट, और डेबिट किसको कर दिया जाए एफओएच को, एंड वाइस वर्सा। ये ओवर एब्जॉर्ब की कहानी आ गई। इसी तरह से अंडर एब्जॉर्ब की कहानी भी हमने डिस्कस की थी। इसके बाद यहां कहीं पे ये वाली कि एक्चुअल खर्चा हमारा 9 लाख और हमने ट्रांसफर किया कम, कितना ट्रांसफर हुआ था 8,07,500। अगर इतना ट्रांसफर हुआ हो कॉस्ट ऑफ सेल्स में अल्टीमेटली तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स को मजीद बढ़ाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो जाएगी और एफओएच क्रेडिट हो जाएगी। डन। अब हम कर रहे थे एक अदद पास पेपर मिस्टर आजाद वाला। मिस्टर आजाद हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज फैक्ट्री लेजर फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 25, और हमें रिक्वायरमेंट कही थी उसने कौन कौन से लेजर बना दो, मटेरियल का अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट, फिनिश गुड का अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स। उसने हमें पेरोल का अकाउंट नहीं कहा। जब नहीं चाहिए तो हमें बनाने की ज़रूरत, लेकिन मेरा ख्याल है बना दिया था। अब तरतीबवार आप काम करेंगे, जो सी चीज़ आपको पता है कि ये इस फलानी प्लेस की है, आपने वो वहाँ पर लिख देनी है, और कल हमने लिख भी ली थी। मटेरियल का ओपनिंग बीडी के तौर पे लिखा गया था। ये मटेरियल का ओपनिंग, मैं अब सारी चीज़ें हाईलाइट करने लगा हूँ। 49,500 मटेरियल अकाउंट का ओपनिंग आ गया, 49,500। ठीक। वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग 60,100, ये हमने नेक्स्ट वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग 60,100 लिख दिया था। फिर फिनिश गुड का 1,15,400 लिख दिया था ओपनिंग, फिनिश गुड का अकाउंट ये आ गया। तीनों अकाउंट बनाए और हमने ओपनिंग लिख दी है। नेक्स्ट मटेरियल परचेज की एंट्री क्या थी, मटेरियल डेबिट और कैश। तो ये कौन से अकाउंट में जाना चाहिए, मटेरियल के अकाउंट में ये वाली एंट्री पास कर दी, मटेरियल डेबिट और कैश क्रेडिट। डन हो गया। नेक्स्ट आ जाए डायरेक्ट वेजेस। वैसे तो इसका अकाउंट बनना था कौन सा, पेरोल का, पेरोल डेबिट और कैश 50,200। इसके अंदर डायरेक्ट भी होनी थी और इनडायरेक्ट। यहां से निकलकर इसने कहां पे जाना था, WIP में, WIP डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट 50,200। तो अगर मैं ये वाला अकाउंट ना भी बनाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे डायरेक्ट लेबर ही चाहिए WIP के अकाउंट में। तो WIP के अकाउंट में डायरेक्ट लेबर ये आ गई 50,200। नेक्स्ट पेमेंट फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, इसकी एंट्री इससे पता चलती है पेमेंट से कि ये पेमेंट हुई है, और जो पेमेंट होगी तो फिर एंट्री एफओएच डेबिट और कैश क्रेडिट। 30,900 हमने ये यहां पर 30,900 कहां पे एफओएच बनाया हुआ है, ये एफओएच डेबिट और कैश क्रेडिट ये कर दिया था। नेक्स्ट अगला काम डेप्रीसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीन। पढ़ी हुई एंट्री क्या था, एफओएच डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। तो हमने एफओएच के अकाउंट के अंदर ये वाली 42,000 लिख दिया, एफओएच डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। नेक्स्ट अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। अब ये अदर इंफॉर्मेशन को हम साइड पे कर देते हैं ताकि हम डिस्कशन सही तरह से कर सके। ये सारी ऊपर वाली चीजें हो गई डन। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड अमाउंटिंग टू रुपीज इतने और इतने। क्लोजिंग स्टॉक पता चल गया तो चुप करके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जाके CD भी जाके लिख देंगे, परेशानी नहीं लेनी हमने। CD में लिखा गया एक CD और ये फिनिश गुड का दूसरा CD। जो सी इंफॉर्मेशन पता चलती जा रही है हमने लिखते चले जा रहे हैं बस।
कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, एंट्री चीजें बनी, जब चीजें बन जाती हैं तो फिनिश गुड डेबिट और WIP क्रेडिट हो जाता है। तो फिर उसकी प्लेस हमें पता है, हमने जस्ट अंडरस्टैंड करना है। तो 222,500 हमने ये वाली एंट्री दो जगह पे लिख दी, फिनिश गुड डेबिट WIP क्रेडिट और फिनिश गुड डेबिट WIP क्रेडिट, ऑपोजिट हेड लिख दिया हमने। नेक्स्ट एंट्री, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट 160% ऑफ डायरेक्ट। मैंने ये कहा था कि ये कोई भी रिलेशन दे सकता है, जैसा भी क्वेश्चन में बोला होगा हमने वैसा ऑप्ट करना है और उसके मुताबिक एब्जॉर्ब कर देना है। एंट्री WIP डेबिट और FOH क्रेडिट, इसी चीज से चल गए हैं ना। अच्छा, तो ये कौन कौन सी जगह पे जाएगी? दो जगहों पे, एक आ गई ये और दूसरी आ गई ये, WIP डेबिट और FOH क्रेडिट की एंट्री। डन। नेक्स्ट कहानी क्या थी बताएं जी? डीजल कॉस्टिंग, दोज आर इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड्स वाज ट्रांसफर टू हेड ऑफिस। फैक्ट्री में यूज नहीं हुआ, मींस फैक्ट्री के FOH का हिस्सा नहीं बने, हमने बना दिया हुआ है क्योंकि उसमें शामिल था। एक बात एक और लिख लें अपने पास, ये जो कहानी एक लफ्ज है ना इंक्लूडेड, जहां पर लिखा हुआ मिले, FAR1 हो, CMA हो, FAR2 हो, CFAP हो, समझ जाए यहां पे मसला है, यहां पे गलत एडेड है, चांसेस यही है। FOH इंक्लूडेड मीन यहां से गेट आउट बोलना है। कुछ नहीं समझ लग रही तो मतलब आधी समझ लग रही है, यहां से तो गेट आउट होना है, कहीं और जाके लिखा जाना है। पास में लग गई? R1 में भी ये बात आएगी, CMA में भी ये बात आएगी, R2 में भी ये बात आएगी, ये कॉमन बात है। फलानी चीज इंक्लूडेड मींस यहां पर एरर है, शामिल नहीं होना चाहिए। तो हमने अगर नहीं समझ लग रही है कहां पर लेकर जाना है, आधी समझ तो लग रही होगी सिर्फ इस बात के ऊपर, तो यहां से क्या करना है, इसको गेट आउट बोल। तो यहां से हम क्या करते हैं, गेट आउट बोलते हैं। आधी चीज समझ लग रही है, FOH में शामिल नहीं होना चाहिए, तो FOH को क्या कर दो। अब कहां पर लेके जाना है पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आधा काम तो हो गया ना, ठीक, आधे मार्क्स तुम्हारे हो गए। FOH में से गेट आउट बोलना है और जेन्युइनली अब हेड ऑफिस में या ट्रांसफर करना है, आप हेड ऑफिस लिख सकते हैं, या फिर हेड ऑफिस में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में इसको जाकर लिखा जाना चाहिए। तो आप इन दोनों में से कोई एक चीज लिख दें या दोनों लिख दें। कुछ समझ लग रही तो ये क्रेडिट कर दो, डेबिट कुछ भी ना लिखो, यहां से निकलना है। क्लियर हो गई कहानी बच्चों? तो ये आपकी एंट्री आ गई, यहां से बस गेट आउट हो गया। FOH क्रेडिट, एडमिनिस्ट्रेटिव को उसने हमें डील करने को नहीं बोला कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, आपने ये करना है वो करना है, तो बस जिस हद तक हमें बोला गया हमने काम भी उस हद तक करना है। यहां तक कहानी हमारी कल भी मुकम्मल हो गई थी। एक और चीज रहती थी जो कल कर ली थी, वो क्या थी भला? अ बिल ऑफ रिपेयर अमाउंटिंग टू ₹12,000 अंडरटेकन एट द फैक्ट्री रिमेन अनपेड, अभी पेड नहीं हुआ है, मींस एक्रूअल बुकिंग करनी है। एक्रूअल एक्सपेंस बुक करते हैं तो क्या एंट्री पास होती है? एक्सपेंस डेबिट और पेएबल, यही वाली एंट्री होती है। तो अब हर जगह पे एक्सपेंस की जगह पे क्या लिखना? FOH लिखना। तो FOH डेबिट और पेएबल क्रेडिट, तो ये वाली एंट्री एक और आ गई, FOH डेबिट और पेएबल क्रेडिट, ये वाली, ठीक। यहां तक हो गया था। चेक कर लें क्या सारी चीजें हाईलाइट हो गई हैं जो कल डिस्कस की? सारी हो गई हैं हाईलाइट जी? अब गायब कर दूं सारी हाईलाइटिंग?
क्योंकि डिस्कशन हो गई है, अदरवाइज फिर आगे वो सही काम नहीं ना होगा। ये उसको करना ज़रा सा मुश्किल काम है। ओ यार चलो 108 ओपनिंग वो अच्छे तरीके से हाईलाइट नहीं किए थे, प्लानिंग नहीं की थी। आखिरी एंट्री जो डिस्कशन से रह गई हुई है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, और तब अगर कल करने की कोशिश करते तो सही नहीं होनी थी, अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होनी थी। आखिरी एंट्री क्या है जी? कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है, क्या एंट्री पड़ी थी आईटीए की लेवल पर? एबनॉर्मल लॉस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट, और कोई और एक नहीं पड़ा था? 18 दिन में किया था। ठीक है, ये 18 दिन वाले बड़े शहजादे बंदे हैं, जीनियस किस्म के बंदे हैं। अच्छा जी, मटेरियल कॉस्टिंग 2400 वाज डिस्ट्रॉयड बाय रेन, मींस एबनॉर्मली ही लॉस हुआ है। अब ये मटेरियल अकाउंट है। एबनॉर्मल लॉस जो आप लोग बोल रहे हैं वो तो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। अब हम कर रहे हैं कॉस्ट काउंटिंग नंबर 1। क्या कर रहे हैं? कॉस्ट काउंटिंग नंबर 1, फाइनेंशियल काउंटिंग से जरा से हट के। ठीक, दूसरी चीज, मटेरियल से अगला स्टेप कौन सा है, मुझे ये सोच कर बताएं। मटेरियल कहां पर जा रहा था? यहां से ऊपर से देख लें, इधर WIP में और FOH में, इन दो जगहों पे जा रहा था। ऐसे ही है ना? तो इसकी प्लेस बस दो ही है, यहां से निकल के इसने या इधर जाना या FOH में जाना। क्या लगता है कि एक मटेरियल जल गया, राख हो गया, बारिश में बह गया, क्या करना चाहिए? शुड इट बी द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट और शुड इट बी एज इनडायरेक्ट मटेरियल? FOH में। बस कहानी खत्म हो गई। मैंने तो आपको एक छोटी सी बात बताई है कि इससे अगला स्टेप कौन सा है मटेरियल का। याद रखने वाली कोई लॉजिक थोड़ी बहुत समझनी है ना, कि इससे अगला स्टेप कौन सा है? WIP या WIP में जा नहीं सकता डायरेक्टली, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं है। तो फिर उसको क्या कंसीडर करेंगे? तो FOH के अंदर लेकर जाएंगे जो मटेरियल का लॉस होगा। गॉट द पॉइंट? एंट्री समझ लग गई? ठीक है। अब अगली कहानी, अगर फिनिश गुड चोरी होगी, राख होगी, फिर फिनिश गुड का अगला स्टेप, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है ना। अब इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में भेजना सही बनता है या फिर GP के बाद? बताएं। कॉस्ट ऑफ सेल्स मींस चीजें बिकी, कॉस्ट ऑफ सेल्स मींस चीजें बिक गई। अब अगर यहां पर ये फिनिश गुड जल जाती है, ये बह जाती है, फिर इसका अगला स्टेप कौन सा है? या फिर ये अगर बिकी है तो, अगर ये बिकी नहीं तो फिर GP के बाद एबनॉर्मल लॉस के तौर। बात में लग गई? इंट्रो के लेवल पर कोई बहुत लंबी कहानियां नहीं थी, वहां पे वहां के लेवल के हिसाब से बिल्कुल ठीक पड़ा है, नॉर्मल लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब यहां पर थोड़ी सी लॉजिक के साथ चलेंगे तो अगला स्टेप देख लेना है। अगर आपको ये फैक्ट्री का एक स्केच ज़हन में आ गया ना, तो आप आराम से एंट्री पास कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपको ये वाला पूरा ट्री समझ में है तो फिर आप आराम से आराम से सही एंट्री करेंगे, गलत एंट्री नहीं करेंगे। वो वाला पहला फिक्रा भी मुकम्मल कर लेता हूं, आराम से गलत एंट्री से बच जाएंगे। अब बताएं क्या करूं, इसके साथ क्या करूं? पढ़ेंगे है क्या चीज, इधर मटेरियल और फिनिश गुड क्या है? मटेरियल है। तो फिर कहां पर लेकर जाऊं इसको? FOH में। कितने का? मटेरियल कॉस्टिंग 2400 डिस्ट्रॉयड। तो एंट्री कहां से कहां पे जाएगी? मटेरियल को क्रेडिट कर दूं और FOH को क्या कर दूं? डेबिट कर दूं, लॉस ऑफ
मटेरियल। लॉजिक समझ लग गई? मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा, लेके किधर जाना है? FOH में 2400 FOH डेबिट और मटेरियल का लॉस क्रेडिट। और ये एंट्री का रेफरेंस था 6 नंबर एंट्री थी। लें जी, क्वेश्चन का डाटा सारे का सारा क्या कर दिया आपने? जो मौजूद था वो सारे का सारा लिख दिया। अब अगला स्टेप आता है कि अकाउंट मुकम्मल करने हैं, जो उन सी एंट्रीज छुपी हुई हैं वो वाली एंट्रीज आपने ढूंढ के क्या करनी है? पास करनी। एक एक अकाउंट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कौन से अकाउंट में कौन सी एंट्री मिसिंग मौजूद है। सोचकर बताएं, WIP में कौन सी चीज नहीं आ रही? FOH एब्जॉर्ब तो आ रहा है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं आ रहा। नजर आ गया ना? इसका मतलब है डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री यहां से मिलेगी। क्या ये वाली सारी एंट्रीज पूरी हैं? ये वाली एंट्रीज तो पूरी है ना? यहां से भी इशू होकर इधर नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एंट्री आपको या तो WIP के अकाउंट से मिलेगी एज अ बैलेंसिंग, या फिर मटेरियल के अकाउंट से एज अ बैलेंसिंग मिलेगी। अब ये आपने जज करना है कि कौन से अकाउंट से ज्यादा चांसेस है मिलने के। क्यों भला? जहां पे और कोई चीज मिसिंग है, जहां पे एक अदद CD भी नहीं लिखा हुआ है एटलीस्ट, ये भी मिसिंग है। तो इसका मतलब जब एक चीज में 2 चीजें मिसिंग होगी तो वो पूरी नहीं होगी। और कौन सी चीज मिसिंग है? और कौन सी चीज मिसिंग है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बनाना है, बनाया आपने या नहीं? ये बनाना था ना। तो इसका मतलब है जोन सी चीजें वर्कआउट करनी है उसका अकाउंट आपके पास बना हुआ होना चाहिए है। रिक्वायरमेंट का ऐसा था, बना दिया। बार बार रिक्वायरमेंट भी पेपर में देखते होते हैं, पूरी हो रही है या नहीं हो रही। नहीं हो रही तो चीज को पूरा करो। आसान इजी मार्क्स लूज नहीं करने जी। मटेरियल को एनालाइज कर लिया, WIP को एनालाइज कर लिया, FOH में क्या चीज मिसिंग होगी सोचना है। हमेशा अंडर या ओवर मिसिंग होगा। क्या होगा? अंडर या ओवर मिसिंग होगा। इनडायरेक्ट लेबर लाजमी नहीं है कि जी वो दे। अब क्वेश्चन में दी नहीं हुई तो आप खुद मालूम कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब ये पेड FOH पेड के अंदर हो सकता है इनडायरेक्ट लेबर भी हो, आप कुछ नहीं जज कर सकते। तो यहां से क्या चीज मिसिंग होगी? अंडर या ओवर, कौन सी चीज है? सोचकर बताएं। 2 चीजों का डिफरेंस मैंने लिया था कल। कौन कौन सी चीज का? एक्चुअल एंड एब्जॉर्ब। एक्चुअल कौन सी साइड पर है? डेबिट साइड। एब्जॉर्ब कौन सी साइड पे है? क्रेडिट। तो जिस साइड पर मिसिंग है उस साइड पर क्या कर दो? बैलेंसिंग एंट्री बना दो। जोन सी साइड शॉर्ट है वहां पर एंट्री बना दो। सो सिंपल इज दिस। कौन सी साइड शॉर्ट है ये आपने बताना है। लग नहीं रही, एक्चुअल में बताना है जी। क्रेडिट साइड वैल्यू, बस ऐसी जुबानी बता दिया है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताना है, मैंने लिखनी है। पेपर में क्या करोगे? किधर लिखूं? अच्छा,
आपका आसान तरीका बताने लगा हूँ। ये आपने कर दिया क्रेडिट और ये आपने निकाला है एज आ बैलेंसिंग। कितनी वैल्यू? 49। FOH क्रेडिट तो डेबिट क्या होना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स ने डेबिट होना है, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स किधर लिख दूं फिर यहाँ पे 4980 4 कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और FOH क्रेडिट। मिल गई एंट्री? मसला तो नहीं हुआ? ये जो एंड पर हम निकाल रहे हैं मैं उन्हें ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एज इट इज छोड़ दूंगा ऐसे हाईलाइट, ये बैलेंसिंग सारी निकाल रहे हैं हम। 4980 अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब? ये क्या है? अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री हुई है। FOH वाला अकाउंट मुकम्मल हो गया या नहीं? एक अकाउंट मुकम्मल हो गया, आपने कहा लो जी यार ये तो मुकम्मल हो गया। और कौन सा मुकम्मल कर सकते हैं? 3 को एनालाइज कर लिया हुआ है, आप मटीरियल अकाउंट आराम से फाइंड कर सकते हैं, बैलेंसिंग और WIP में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस आखिरी स्टेप के मार्क्स ज़्यादा होंगे। ये वाली चीज़ें फाइंड करने के मार्क्स क्या होंगे? कदरे ज़्यादा होंगे उन की बनस्बत जो पुट इन की हैं। और जब तक पुट इन नहीं करेंगे ये वाले मार्क्स तो अचीव हो ही नहीं सकते। 76 मैं नहीं मानता जी। 74780 हाँ ये कुछ सही लग रहा है। 74780 74780 जी बेटा जी। गलती निकालनी है तो निकाल दें। नहीं कैसे हो सकता है? हाँ हाँ मैंने कहा गलती निकालें। मैं मुझे तो जोन सिर्फ बोलेंगे इसने कुछ 6-7 हज़ार बोला है, मैंने कहा ये नहीं हो सकता। 104,800 अब बोलो बच्चों सही है ये? $49,500 जमा 1,08,000 माइनस 2,400 माइनस 50,300 1,04,800 एंट्री हो गई। WIP डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, कहानी क्लोज। यहां से क्या मालूम कर सकते हैं? CD भी मालूम कर सकते हैं आप। $60,100 जमा 1,04,800 जमा 50,200 जमा 80,300 20 माइनस 2,225,500 एक बार ठीक है 72920 दो अकाउंट हो गए। फिनिश गुड हो गया हुआ या नहीं? पता नहीं। क्या एंट्री होनी चाहिए जी यहां पे? कॉस्ट ऑफ सेल्स, वेल डन। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री फिनिश गुड क्रेडिट कितने से? 212100 212100 212100 कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड की इन्वेंट्री क्रेडिट। और फिर अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स चली जाएगी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, SOCI। और ये तो सारों को पता ना, ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाती है। कुछ लोग PL भी लिख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और कुछ लोग CD लिख दे छोड़ते हैं, जो गलत है। CD नहीं होता,
CD सिर्फ बैलेंस शीट आइटम्स या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की आइटम्स का होता है। वैल्यू 217080 लें जी, ये सवाल हो गया मुकम्मल। लॉस का कॉन्सेप्ट आपको आ गया, आपको सवाल करने का तरीका थोड़ा बहुत आ गया। खुदारा जो सा सवाल शुरू करना है, एक अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे तरीके से लिखना है और लेफ्ट पेज से स्टार्ट करना है। हर क्वेश्चन को क्या करना है, और शेख नहीं बनना, शेख नहीं बनना, भले आप शेख हो, भले आप शेख हो, शेख नहीं बनना। मैं थोड़ी सी बात बताने लगा हूं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लगा हूं। एज्यूमिंग नहीं, जस्ट आपको पेपर की गाइडेंस देने लगा हूं। एज्यूमिंग ये आपका लेफ्ट पेज है, ये आपका राइट पेज है, तो जोन से आपने टी अकाउंट बनाने हैं, अब ये टी अकाउंट बन रहे थे ना, जो टी अकाउंट बनाने हैं जरा प्यार से खूबसूरत किस्म के बनाने हैं, ये होने चाहिए। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, या पहले भी गई? क्या कहा बेटा? समझ भी तो आनी चाहिए बेटा पेपर प्रेजेंटेशन चेक होती है, एग्जामिनर कमेंट्स कभी पढ़ा करें, आपको पता चलेगा कि ये जो पेपर प्रेजेंटेशन है बहुत मैटर करती है। ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैं डेबिट एंड क्रेडिट देख रहा था, क्रेडिट में डेबिट नजर आ रहे थे, डेबिट में क्रेडिट नजर आ रहे थे, पता नहीं इस क्लास में थे, नहीं इससे पिछली क्लास में था। तो मिक्सिंग होती है स्टूडेंट्स की। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे टी अकाउंट, एक तो आप खुद जिंदगी में सुकून पाएंगे, पेपर में एग्जामिनर भी सुकून पाएगा, उसे भी समझ लगेगी, आपको खुद भी समझ लगेगी। यहां पर इस वक्त क्लास में भी अगर मैं 4-5 भी ले लूं ना, तो ऐसे छोटे छोटे से नन्हे से लेजर बने होंगे। नहीं मना नजर आ रहे हैं मुझे दूर से, वो उधर हर तरफ नजर आ रहे हैं। यहां से लेकर दिखा दूं? कोई स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट जो अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहा हो, दिखाए ना? चलें जी, ये देख लें। तो ये हर स्टूडेंट का यही कहानी है। ये बच्चा दिखाना चाह रहा है कि नहीं मैंने सही तरीके से काम किया था। मैं समझा दूर से कि जी उसी तरीके से काम हुआ है, ये देख लें। है ना वही वाली कहानी, मैंने तो नहीं देखा था उधर जाके, ये हर कोई अपने पास देख सकता है। किसकी थी जी? तो आपने जब पेपर में प्रेजेंटेशन करनी है या कोई घर में बैठ के पास पेपर करना है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कर रहा हूं, अगर आप पेपर में ऐसे प्रेजेंटेशन करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको खुद डील करना। पेपर में अच्छी प्रेजेंटेशन करें कि आप आराम से, आप भी डील कर रहे हैं और एग्जामिनर भी आराम से काम देखे, और घर में बैठ के भी एक रजिस्टर इजाफी लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। अगर आप अभी से इस चीज को लेकर चलेंगे कि जौन सा भी पास पेपर हो वो आपने ऐसे स्टाइल में करना है जैसे आप पेपर में बैठे हुए कर रहे हैं। मेरा जाती तौर पर इसके ऊपर टाइम वेस्ट होता रहा है कि मैं ये सोचता रहा हूं कि जी सवाल करूं तो कैसे करूं, स्टार्ट कैसे करूं, ठीक। एंड दीज आर द पेपर टेक्निक्स। हमेशा लेफ्ट पेज से स्टार्ट करें और राइट पेज पे अक्सर क्वेश्चन सीएमए के मुकम्मल हो जाएंगे, 2 हद 4 पे। इससे ज्यादा सीएमए का सवाल लेंथी नहीं होता।
कितने अकाउंट बनाने हैं? 6 भी नहीं, 5 की रिक्वायरमेंट थी। एक पेज पे 3, दूसरे पेज पर 2, कहानी खत्म। एक पेज बता के पेपर का क्या कर लोगे? एग्जामिनर आपको उसके मार्क्स दे देगा कि आपने थैंक यू वेरी मच, आपने 8 पेजेस हमारे बचाए। उसने वो सेव करके रखने हैं, खाली थे। लें जनाब, ये होगी कहानी, कल वाली कहानी ख़त्म। अब आज वाली कहानी शुरू। ये बच्चा कहता है कि जी नहीं, पहले एक और शेर सुनना है, उसके बाद कोई बातें करनी है। बहुत टाइम है बेटा। इसने कहा था 1 बजे ब्रेक होगी जी। अगला शेर, कोई इधर से भी शेर सुनाना चाहे तो। जी बेटा, थोड़ा सा ऊंची। डिस्क्लोजर, फिनिश गुड जो था उसको रिपीट कर दूं। फिनिश गुड क्या चीज होती है? फिनिश प्रोडक्ट होती है। डिस्क्लोजर, डिस्ट्रॉय। हाँ, फिनिश गुड अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो बेटा ये आप देखें इससे आगे कहां पर जा सकती है। इससे अगला स्टेप क्या है? मींस यहां पर ऐड तो हो गया, यहां से आउट करना है। हाउ यू विल आउट, वेयर विल यू टेक इट। इससे अगला स्टेप क्या है? इससे या तो बिक जाना है, या ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चली जाएगी। अगर अनयूज्ड है, अनयूज्ड है तो सीडी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। बिक गई है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में। डिस्ट्रॉय हो गया तो अगला स्टेप जो आपका होता है सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या आया? जीपी। इसके बाद लेस करते हैं आप एक्सपेंसेस, मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंसेस, एडमिन है, सेलिंग है। तो आपके यहां पर एक एक्सपेंस आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस का। ठीक है, फिनिश्ड गुड डिस्ट्रॉयड, यानी क्योंकि अब बिकी नहीं है लिहाजा कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैं लेकर जा नहीं सकता। डन। मटेरियल का अगला स्टेप डायरेक्टली जंप इन, यहां पर था ही नहीं। उसका अगला स्टेप 2 थे, या WIP या FOH। WIP में जाना बनता नहीं है तो कहां पे जाना बनता है? FOH में जाना बनता है। क्लियर हो गई कहानी? लें जनाब, अब अगली कहानी हमने पढ़नी है 6 अदद फार्मूलाज। ये 6 अदद फार्मूलाज पूरे CMA के अंदर मुहित किए हुए हैं। इनमें से 2-3 आपने 4 पढ़े भी हुए हैं, लेकिन अब मैं अपने अंदाज से पढ़ाऊंगा, हर चीज लिखूंगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये भाई गए मार्केट, नाम क्या आपका बेटा? वकास भाई गए मार्केट, और मार्केट जाके इन्होंने 1 अदद LCD खरीदी, और 1 लाख रुपए की इन्होंने क्या खरीद ली? LCD। इनको कितने में पड़ी? 1 लाख रुपए। इन्होंने कहा मैंने रखना है प्रॉफिट, कितने % रखूं? 10% रख लें। 1 लाख के ऊपर इन्होंने कहा कि 10% क्या रखना है मैंने? प्रॉफिट। कितना हो जाएगा? 10,000। और फिर इन्होंने कहा कि ये मैं अब बेच दूंगा, कितने में? 1,10,000। ठीक, ये 1 लाख क्या है? कॉस्ट। ये 1 लाख क्या है? कॉस्ट। ये रेट ऑफ प्रॉफिट, और ये क्या आ गया? सेल। डन। मैथ आता है? कॉस्ट C 2 दफा लिखा हुआ है, कॉमन लिया जा सकता है। C को मैंने ले लिया कॉमन, 1 + R = S। सेल प्राइस आ गई किसके? कॉस्ट × 1 +
आर के। आप लोगों ने मार्कअप मार्जिन पढ़ा होगा, कुछ ने R1 में भी पढ़ा होगा। अक्सर स्टूडेंट्स आधे से ज़्यादा टाइम थोड़ा सा सोचने पे लगा लेते हैं, कॉस्ट 100 या सेल 100, फिर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं। इन माय ओपिनियन कोई अगर स्पीड में कर सकता है बेशक उस तरीके से चलता रहे, इस तरीके से जस्ट तरीका समझना है। फिर आगे काम इस फार्मूले का है। जौन से भी वेरिएबल गिवन है, कितने वेरिएबल हैं टोटल इसके अंदर? 3। कितने वेरिएबल? ओनली 3 वेरिएबल्स आर देयर। कोई से 2 अवेलेबल हो तो तीसरा मालूम हो सकता है, बस वो ये होगा। कोई से 2 अवेलेबल होंगे, तीसरा मालूम करना होगा। कॉस्ट गिवन है तो सेल मालूम करनी होगी, सेल गिवन है तो कॉस्ट मालूम करनी। इस फार्मूले को क्या बोलेंगे? खाली बोला जाएगा ये मार्क अप का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? मार्कअप का फार्मूला। ये वाला फार्मूला मैं जब बीकॉम कर रहा था तब मैंने सीखा था, और मैंने बीकॉम के बाद डायरेक्टली आर्टिकल्स ज्वाइन किए थे, और आर्टिकल्स में मैंने सेल्फ स्टडी की थी। मुझे नहीं पता था कि इस फार्मूले को मार्कअप बोलते हैं। थ्रू आउट माई सीए कैरियर मुझे ये नहीं पता था इसको क्या बोलते हैं, मार्कअप का फार्मूला बोलते हैं। क्योंकि पेपर में खाली मार्कअप लिखा हुआ नहीं आता होता, वहां पे लिखा हुआ आता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मार्जिन ऑन कॉस्ट, मार्कअप ऑन कॉस्ट। खाली मार्कअप एज सच पेपर में लिखा हुआ नहीं आता, एग्जामिनर सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो जब भी ये प्रॉफिट, क्या हमने ऑन कॉस्ट रखा है या नहीं रखा? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट रखा है ना। तो कोई भी वर्ड इससे पहले लिखा हो, बाद में अगर लिखा हुआ मिल जाए ऑन कॉस्ट, तो उसका मतलब क्या होगा? कौन सा फार्मूला लगना है? ये वाला। ठीक है, एक फार्मूला हो गया ये। दूसरा फार्मूला भी आपने यहीं पे खुद बनाया है। प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? हाँ, एस माइनस पी भी होता है, लेकिन यहां पे एक और फार्मूला बनाया आपने। प्रॉफिट इज इक्वल टू सी आर, कॉस्ट इनटू रेट। तो दूसरा फार्मूला आपने बनाया पी इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू रेट। अब हम पूरा सीएमए, दो चंद फार्मूलाज के ऊपर इंशाल्लाह पूरा सीएमए आराम से सुकून से डील करेंगे। चंद फार्मूलाज हैं, ज़्यादा भी नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं कि जी सीएमए में पता नहीं क्या गया, कुछ मुश्किलात ये वो, बहुत आसान है सीएमए। कितने फार्मूलाज हो गए? ये भी कौन से फार्मूला डील किए हैं? मार्कअप के। ये अब लिखे हुए हैं यहाँ पे, समझा दिया। अब लिखा हुआ वो कोई इतराज तो नहीं अब लिखे हुए पे? थोड़ा बहुत इतराज होता रहे। ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट, एक स्पेशल वर्ड है कॉस्ट प्लस।
जी भैया, आपका नाम क्या है? हाँ हाँ, अली हमज़ा। अली हमज़ा साहब की मोबाइल बनाने की कंपनी है और ये मोबाइल बनाते हैं और मार्केट में सेल आउट करते हैं। अब इन्होंने एक नया मोबाइल बनाना है, ये क्या करेंगे, मार्केट में देखेंगे कि जो मैंने मोबाइल बनाना है 48 मेगापिक्सल का हो, उसके अंदर गोरिल्ला ग्लास हो, उसके अंदर ये चिप हो, ये चिप हो, ये चिप हो, और मैंने मेटल बॉडी का बनाना है, तो ये कितने में कॉस्ट करे, सॉरी ये कितने में सेल आउट होगा। पहले क्या देखेंगे, ये सेल आउट। इन्होंने सारी मेजरमेंट की और ये मुकाबले पे लेकर आ रहे थे आईफोन 15 के 16 के मुकाबले, 16 पे आना है, अच्छा जी, आईफोन 16 के मुकाबले पर इन्होंने कहा कि ये आईफोन 16 है 3.5 लाख का और मैं वही वाले सारे फीचर्स देता हूं कितने में, 2,10,000 रुपए में। पीटी अप्रूव भी होगा, साथ चाइना वालों के साथ भी मुकाबला करना है इन्होंने। अब पहले क्या चीज डिटरमिन हुई है जी, सेल प्राइस। ये रिवर्स वर्किंग करेंगे कि मेरी कॉस्ट मोबाइल की होनी कितनी चाहिए कि अगर मैंने 10% प्रॉफिट रखना हो। अब जो सी चीज अवेलेबल होती है ना उसके ऊपर डिटरमिन किया जाता है प्रॉफिट। तो अब मेरे पास अवेलेबल क्या चीज है, सेल प्राइस। तो प्रॉफिट मैं किसके ऊपर मेजर कर लूंगा, सेल प्राइस के ऊपर, और मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके पहुंचूंगा कि मेरी कॉस्ट होनी कितनी चाहिए है, बता दें। 2,10,000 में से 21,000 निकलेगा, 1 लाख, ये हो जाएगी। बात समझ लग गई या नहीं? रिवर्स, सेल पहले डिटरमिन हुई, उसके ऊपर प्रॉफिट डिटरमिन हुआ। अब इसको अगर रीअरेंज कर लें इस इक्वेशन को तो क्या बनेगी, सेल में से प्रॉफिट निकाल दो तो कॉस्ट बन जाएगी, ऐसे ही है। ये वाला प्रॉफिट दूसरी साइड पर ले आओ, एक साइड पे क्या रहने दो, कॉस्ट रहने दो। तो जब कॉस्ट एक साइड पे रह जाएगी, सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो 2,10,000 माइनस 2,10 के ऊपर 10%। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, कॉस्ट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस सेल प्राइस के ऊपर एक अदद रेट, यही बन जाएगी ना। समझ लग गई? अब क्या कर लूं, सेल को ले लूं कॉमन, 1 माइनस रेट, तो ये आपका बन जाएगा दूसरा फार्मूला। इस फार्मूले बेचारे को क्या बोलते हैं, मार्जिन का फार्मूला। क्या बोलते हैं, मार्जिन का फार्मूला। और इस सूरत के अंदर प्रॉफिट होता है किसके बराबर, सेल इनटू रेट। कल इन दोनों फार्मूलाज के ऊपर बहस होगी इंशाल्लाह, क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगले फार्मूलाज को हम इंशाल्लाह डील करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जाना नहीं है, रुको ज़रा, सब्र करो। ये एक आज़ाद वाला सवाल है जो आपने क्लास में कर लिया, जस्ट एक दफ़ा ज़ुबानी कर लीजिएगा, ठीक। फिर एक और सवाल है ये वाला, ये कौन सा सवाल है, खालिद एंटरप्राइजेस का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, इसका सलूशन भी नीचे मौजूद है। सलूशन देखे बगैर करना है। अगर आप सलूशन देखेंगे, नहीं नहीं ऐसे आपने ऐसे करना है बेटा, टेंशन नहीं लो। अगर नीयत सही हो तो चीजें नजर नहीं आएंगी खुद ही, लेकिन अगर नीयत ही खराब हो कि मैंने नहीं सीखना तो फिर काम गड़बड़ी होगा। पीडीएफ इंशाल्लाह आज ही अपलोड हो जाएगा, घर जाके क्या करना है, ये वाला सवाल सॉल्व करना है। जी पूरा सवाल करना है। ये जो 4-5 अकाउंट हैं ये पूरे मैं चेक भी करूंगा
और अगर कोई देख के लिख लेगा तो टेंशन कोई नहीं, मुझे उसी को टेंशन होगी, लेकिन मैंने चेक करना है इंशाल्लाह। अच्छा यार, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, किसी ने कोई क्वेरी पूछनी है पूछ सकते हैं।